आज एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 43 साल पहले, जो कि भगवानपुर प्रखंड के मुख्तियारपुर पंचायत करजान टोला कहलाती है, जहां पर 43 साल लगभग कहा जा सकता है। लोगों ने कहा है कि लगभग 43 साल से एक ज़मीन का मामला अटका हुआ है, यानी उस ज़मीन का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जिस पर नापी करने गए कर्मचारियों को रोका गया और उनसे सवाल जवाब किया गया। और वीडियो तो तब वायरल हुई जब उन्होंने ये कह दिया कि लाश गिर जाए तो गिर जाए, नापी नहीं होना चाहिए। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी? एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका वॉइस जो है वो प्रॉपर दिख रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ जाने माने रिपोर्टर, जो कि बरसों से रिपोर्टिंग के क्षेत्र में हैं, बीटी न्यूज के सरताज कहे जाते हैं, उस समय से रिपोर्टर हैं, जिस समय यहाँ बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। बेगूसराय में सरताज कहे जाते हैं और आज हम पंकज भट्ट जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक हस्ती वाला आदमी, एक वैसा इंसान आखिर इस तरह का तुच्छ सवाल कैसे कर सकते हैं। आज एक कलम से कलम की लड़ाई हो रही है, एक तरफ वकील साहब हैं तो दूसरी तरफ पत्रकार हैं। आखिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या और आखिर उन्होंने ऐसा तुच्छ शब्द कैसे कह दिया। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और हम सर जानना चाहते हैं आखिर ये जो मामला एक वायरल हो रहा है कि लाश गिरे तो गिरे, जमीन की नापी नहीं होनी चाहिए, सर क्या है पूरी सच्चाई? सच में कुछ रखा हुआ नहीं है, पूरी खुली किताब है। ऑडियो और वीडियो सब आप लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बेगूसराय जिला देख रहा है। और कुछ भी कहने से पहले मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। साथ ही बेगूसराय जिलावासी एवं प्रदेशवासियों का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे इस विकट समस्या को समझा, जाना और मेरे साथ खड़ा भी रहा है। मैं उनका ऋणी हूँ जो लोग हमारे इस विषम परिस्थिति को समझ पाए। अब रही बात आपके सवाल का कि क्या मामला है, मामला भूमि विवाद से है, ये क्लियर है। अब रही बात कि 43 वर्षों की ये कहानी है। 43 वर्षों की सिर्फ कहानी नहीं, 43 वर्षों में शोषण की कहानी है। और ये ऐसा शोषण हुआ है उस पूरे गांव में। मित्र, आप जब जाएंगे तो आप महसूस करेंगे, आप किसी से भी पूछिएगा इस विषय में तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी जिस गांव के लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। इस बार कृष्णाष्टमी के पूजा में लोग राम जानकी ठाकुर बाड़ी में प्रसाद लेने भी नहीं पहुंचे। अगल बगल के गांवों में जाकर के किसी तरह जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की, बंदोबस्त किया। आप समझिए इस चीज़ को कि मेरे हाथ में ये जो पन्ने हैं, ये सिर्फ पन्ने नहीं हैं, ये वो हकीकत है जो किसी भी समाज के सफ़ेद पोश को नंगा कर देने के लिए काफ़ी है। ये सारे सबूत हैं और इनमें वो तमाम कहानियां हैं कि जिस पर अगर बंधु बात किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सा एपिसोड तैयार हो सकता है। इतनी बड़ी कहानी इन्होंने अपने जीवन में कर रखा है। अब समझिए कि वो जब जिस व्यक्ति के ऊपर 302 के मुकदमे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर सनहा दर्ज हुआ हो, जिस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हुआ हो और जिसके नाम पर धरना प्रदर्शन भी हुआ हो कि विजय महाराज को गिरफ्तार करो, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया। ये बेगूसराय के इतिहास को कलंकित कर रखा है। ये घटना बेगूसराय के पुलिस पर एक सवालिया निशान आज भी खड़ा है कि हाई प्रोफाइल कह करके मामले को जब ठंडा अवस्था में डाला जाता है कि ये मामला हाई प्रोफाइल का है। आप पत्रकार हैं बंधु, जरा समझिए इस चीज़ को कि अगर मामला कोई हाई प्रोफाइल है तब तो उसको सीरियसली लेना चाहिए।
निम्न प्रोफाइल रहता है तो थोड़ा लोग सोचता है 2 मिनट के लिए कि गरीब आदमी है, उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मारा जाएगा, इसका बाल बच्चा का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तमाम चीज़ लोग सोचने लगते हैं 1 सेकंड के लिए। हालांकि कानून अपनी काम करती है हर जगह पे। मैं कहता हूँ कि सरकार बदल जाने से क्या कानून बदल जाता है? इन्हें लगता है कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। इस शब्द से आपको क्या लगता है, क्या यह दबंगता नहीं है? और फिर वो सफाई देने आ जाते हैं और सफाई में कबूल करते हैं कि मैंने लाश गिराने की बात नहीं कही, मैंने कहा कि लाश ऐसे नहीं गिराना है, लाश को ऐसे गिराना है। किसको कहा? तो अपने मैनेजर को कहा। अब आप बताइए, हम अगर सुसाइड करते हैं तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा लागू होती है कि नहीं? आत्महत्या कानूनन अपराध है ना। किसी को आप प्रमोट कर रहे हैं, किसी को आप इंजेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि खून हो जाओ। ये किस मानसिकता का द्योतक है? कहते हैं एडिट किया हुआ है। अरे एडिट तो वीडियो में कुछ नहीं है। आप अपने शब्दों को रोजाना जब भी आप बयान दे रहे हैं, हर बार उनकी बयान में कुछ ना कुछ फेरबदल है। कभी वो कहेंगे, अब कचहरी का शब्द वो हमें दिखा रहे हैं, कचहरी का शब्द हमें दिखा रहे हैं। गुमराह किसको कहता है? गुमराह कौन गुमराह कर रहा है? 43 सालों से किसने गुमराह करके रखा है अदालत को? मरे हुए लोगों को नोटिस कराते हैं और नोटिस तामिला भी होती है। इनकी वो रसूख है जिले में। आप समझिए, जिसके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, वो आदमी अगर कहे कि अगला गुमराह कर रहा है तो ये तो हंसने लायक भी बात नहीं होती है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि परिवार की बात है, आप हमारे सामने आकर के हमसे बात कर सकते हैं, हमें बुला ले सकते हैं, हमें एक फ़ोन करिए, एक फ़ोन करिए, मैं आपके पास आऊँगा बात करने। लेकिन कभी वो शांति वार्ता पर चले आते हैं तो कभी उछल के न्यायालय की बात पर चले जाते हैं। अब आप बताइए कि ये किस तरीके से गुमराह करते हैं कि एडीजे का डिसीजन है, मुंसफ का डिसीजन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिसीजन है, और इन सारे डिसीजनों के खिलाफ वो सब जज में जाते हैं। अब सब जज को कितना पावर है ये तो वकील हैं, वही बताएंगे कि वो कितना पावरफुल हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सब जज खारिज कर सकता है या देख सकता है? ये सब चीज़ तो कानूनी चीज़ है, ये तो उनको विशेष पता होगा। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि ना आप न्यायालय की बात मान रहे हैं, ना आप हमारी बात मान रहे हैं, न समाज की बात मान रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो हज़ारों लोग को फ्री में मदद पहुंचाते हैं। अरे आप हज़ारों लोगों को फ्री में मदद पहुंचाते हैं, कैसे मान ले लोग? जब आप अपने परिवार के लोगों का नहीं हो सकते, जब आप अपने बेटे भतीजे का नहीं हो सकते, जो लोग अपने खानदान का नहीं हो सकता, जो खुद का उनका भी परिवार है, उस परिवार का भी भला नहीं सोच सकता, वो आदमी कहेगा कि हम संत समाज में आ गए, हम साईं के भक्त हो गए। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये सफ़ेद पोश की भाषा है? ये सफ़ेद पोश की भाषा है। एक हमारे पत्रकार मित्र गए थे, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, छोटे बड़े सभी पत्रकार, आपको भी मेरे व्यवहार से अब तो आप भी अवगत हैं कि मैं किसी का भी अपमान नहीं करता। अपमान करने वाला संस्कार हमारे घर वालों ने, हमारे दादा ने, हमारे माता पिता ने नहीं दिया। और मैं फौजी का पुत्र हूँ, मुझे आप डराइए नहीं। मैं उसका बेटा हूँ जो पाकिस्तान से नहीं डरा, वो अपने ख़ानदान के गोतिया दिया से क्या डरेगा? गोतिया दिया से क्या डरेगा? आप अपने गोतिया से डरते हैं, लेकिन डराने का तो प्रयास किया जाता है। बस इतना ही समझिए कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सच को झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को सच की कहानी करते रहे। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे होशो हवास में चैलेंज करता हूँ कि इस सच को झूठ बना के दिखा दें। आज क्या दिक्कत है भैया, आप बताइए? आपका घर नहीं बनना चाहिए? क्या आपको घर में रहने का अधिकार नहीं है?
इस आदमी ने, जिसकी ये लंबी फहरिस्त जो मेरे हाथों में है, एक एक पन्ने मैं खोलूंगा। मैं नहीं चाहता हूं। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे बीच में। आपने कहा धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि सनहा भी दिया गया जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये समझ लिया जाए सर कि कानून का राज तो कहा जाता है, लेकिन कानून रसूखदार के हाथ में है। बिल्कुल। ये तो ये सवाल आप कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या है। कुछ लोग जो जिस प्रोफेशन में उनको लगता है कि कानून मेरे ही पॉकेट में है, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो। चिकित्सक हैं, उनको भी लगता है कि कानून मेरे पॉकेट में है। ये वकील हैं, अब वकील ऐसा है कि इनको मुद्दे मुद्दाले का भी ज्ञान नहीं है, उल्टा पुल्टा नाम दे देंगे। जो व्यक्ति का नाम कहीं भी नहीं है, जो इस नाम का व्यक्ति मेरे परिवार में भी नहीं है, वैसे वैसे व्यक्ति का नाम लाएंगे और उस पर एक मुकदमा करेंगे। अब आप बताइए, जब वो आदमी मेरे घर में है ही नहीं तो टाइटल आप कर रहे हो किस पर टाइटल कर रहे हो भाई, और क्यों कर रहे हो? इनको थोड़ा समझना चाहिए, अपने ब्रेन को शांत करना चाहिए इनको, और खुद से अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए इनको कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक बात तय मान के चलिए, आप खूब सही कर लीजिए, गलत कर लीजिए, लेकिन जो आत्मा कहती है ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो गलत ही होता है। अगर आपकी आत्मा आपको कह देगी कि नहीं आप सही कर रहे हैं, तो दुनिया लाख मना करे, आप उस काम को करिए, आप सही जाएंगे। आप समझिए इस व्यक्ति के आचरण को समझिए कि जो समाज को दबा के रखा, लोगों को बोलने नहीं दे रहा है। एक मुकदमा अगर ये कर देता है ना भाई साहब, तो इसके खौफ से, इसके डर से एगो गवाही नहीं मिलेगा आपको, एक बेलर नहीं मिलेगा आपको। इतना ही नहीं, बेगूसराय कोर्ट में हजारों की तादाद में हमारे अधिवक्ता साथी हैं, एक से एक काबिल अधिवक्ता हैं, नए में भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन किसी का साहस नहीं होता है कि विजय महाराज के खिलाफ हम अदालत में जज को कुछ कहें, उसका केस ले लें। इतनी भी साहस कोर्ट के अंदर भी लोगों को नहीं है। और अगर किसी ने आपका केस ले भी लिया विजय महाराज के खिलाफ, तो वही वकील आपको न्याय दिलाने से ज्यादा आपका शोषण करेगा, इसलिए कि आपको उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप समझिए, ये जहां भी हैं, गांव में हैं वहीं लोगों को तंग कर रहे हैं, बेगूसराय में हैं तो यहाँ भी लोगों को परेशान किए हुए हैं। उनका पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा करके, हमारे पास उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस की कॉपी भी रखी हुई है हमारे पास। आपने देखा होगा कि पिछले नगर आयुक्त जो ट्रांसफ़र हो गए हामिद जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बेगूसराय के लिए बहुत कुछ किया। लोहिया नगर को कम से कम जल जमाव से निकालने में उनकी अहम भूमिका है और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने बुलडोज़र मंगाया अतिक्रमण को लेकर के। आप भी आवाज़ उठाते हैं अतिक्रमण को लेकर के, हम लोग भी आवाज़ उठाते रहते थे। बुलडोज़र जब चलने लगी बेगूसराय में तो अचानक से उनका ट्रांसफ़र हो गया। कौन लोग ट्रांसफ़र कराने वाले में से होंगे? वही लोग होंगे जो नगर निगम की ज़मीन पर, बिहार सरकार की ज़मीन पर बड़ी बड़ी इमारतें अपने रसूख के बल पे खड़ा किए हुए हैं। सर थोड़ा सा और रोकना चाहेंगे। आपने उनकी इतनी गाथा बता दिया है। आप सर एक पत्रकार हैं, 43 सालों में ये मामला नहीं सुलझा है। क्या सर आपको डर नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो? गोली मार दे। मैं दोनों खानदान को एक करके रहूंगा, कोई लड़ाई नहीं होने देंगे। जान मेरी ले लेंगे तो ले लीजिए, लेकिन मैं दोनों खानदान के लहू को यूं ही नहीं बहने दूंगा। मैं रोकूंगा, मैं भी उसी खानदान का हूं, मैं रोकूंगा। आपको गोली चलाना है चला दीजिए, खून करना है कर दीजिए। आपको अगर रक्त रंजित राजनीति पसंद आती है, रक्त रंजित परिवार पसंद आता है, तो बुला लीजिए ना। आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बुलाइए कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे, मैं नहीं पहुंच गया तो एक बाप का औलाद नहीं, खून कर दीजिए, लेकिन परिवार को टूटने हम नहीं देंगे। खानदान मेरा टूट करके बिखर चुका है। मेरे पिताजी 18 भाई हैं पूरे खानदान में, और 18 के 18 को ये लड़ा करके यह व्यक्ति भंग तबाह करके रख दिया। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार को, आप समझिए, अपने समाज को तो, ब्राह्मण समाज को तो छोड़ दीजिए, छिन्न भिन्न करके रख दिया। अन्य समाजों को के बीच भी अच्छा मैसेज नहीं है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, सिर्फ अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत, अपना मनमर्जी। आप मनमर्जी में ही ना बोल गए हैं कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए, यही तो उनकी मनमर्जी है। और मैं बंधु बता दूं कि उस जमीन से रिलेटेड एक लाश पहले गिर चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर कोई सरेआम बोले, एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप अगर अधिवक्ता हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और यदि वरिष्ठ हो जाते हैं तो वो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको कम से कम सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारा का सारा मुकदमा हमारे कंधे पर छोड़ करके चले गए। पूरा परिवार अपने विकास में लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है, और आपका सारा का सारा समय उलूल जुलूल केस मुकदमे में, यहाँ ये पिटीशन लगाना है, वहाँ उस गवाह को खड़ा करना है, आज तेघड़ा में तारीख है, परसों मंझौल में तारीख है, तरसों बखड़ी में हो जाएगा तारीख, करते रहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ ना बंधु कि सारे झमेले को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि लड़ने वाले अब कोई नहीं है। कोई 80 साल का हो गया, कोई 82, मेरे बड़े पापा 83 साल के हैं, उनसे उनकी लड़ाई चल रही है। वो कब मर जाएंगे कोई गारंटी नहीं। हमको अशोक चाचा की चिंता होती है, 2 लंग्स में हार्ट में ऑपरेशन हो चुका है, शुगर के पेशेंट हैं, उनके तीनों के तीनों बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, विजय महाराज के भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनका तो परिवार का कोई पते नहीं है। आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, जो हमारी तमाम जनता देख रही है उसके लिए है सर। एक तरफ ज़िले के जो एसपी योगेंद्र कुमार हैं, वो लगातार ये कहते हैं कानून का राज है, दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो वायरल होता है, और तीसरा इतना वीडियो वायरल होने के बाद भी वैसे आदमी पर जिसका रसूख है, मतलब उससे नहीं है, मतलब है कानून का अगर राज है तो कानून का राज होना चाहिए, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? अभी जिनकी सरकार है बिहार में, लालू प्रसाद जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे बिहार के, और बिहार का कद भी लोग जान पाया था लालू प्रसाद जी की राजनीति से पूरे देश में। आप समझिए कि क्या वो जेल नहीं गए? उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा? आप गलत करेंगे तो रसूख बहुत दिन काम थोड़े आता है। रसूख तभी तक काम आएगा जब तक आप सही हैं। जैसे ही आप अन्याय करना शुरू करेंगे, आपका रसूख समाप्त होते जाता है, और धीरे धीरे इस परिस्थिति में पहुंचा देता है कि जैसे ये मुकदमा कर देते थे किसी पर, तो बेगूसराय में आता था तो उसके लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद मिलते थे। ना एक पॉलिटिशियन साथ में खड़ा होता था, ना न्यायालय के कोई वकील खड़ा होते थे, ना ही कोई गवाह बनता था, ना कोई बेलर बनता था। वो आदमी इनको जैसे ही करते थे वैसे पिछले 3 साल का केस का मेरे पास मैंने इकट्ठा किया है, पिछले 3, 4, 5 साल का, 5 साल तक का मैंने केस इकट्ठा किया है। उसमें मैं एक अजीब सा चीज़ बताऊंगा। मैक्सिमम केसेस में एक ही व्यक्ति है जो आवेदक होता है, जो इनका मैनेजर है, और 3-4 आदमी ऐसे हैं, 3-4 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 2-2 बीघा ज़मीन है, व्यक्तिगत छत का मकान है, बाइक मेंटेन करते हैं, और फ्री राशन उठा रहे हैं। राशन उनको फ्री चाहिए, राशन। वो लोग इनके गवाह हो जाते हैं। क्यों? गवाह होना भी उनके साथ लाचारी है। नहीं होंगे तो ई कल्ला पर जूता रख के विजय बाबू खड़ा हो जाएंगे ओकरा। वो बेचारा क्या करे? वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, उसके लिए गवाही देता है, पूरे दुनिया से झंझट मोल लिए फिरता है,
अपने ही रहते हैं बेगूसराय में, वो रहता है गांव में। अब बताइए कि वो कैसे जिएगा, उसके पास जीने का कोई आधार नहीं है। खेती करके नया जमाने का युवक कितना देर टिक पाएगा? उसको तो जॉब चाहिए, उसको तो इनकम चाहिए। उसने जो आदमी गवाही देते फिरता है, हर एक केस में गवाह बन जाता है 200 रुपया के चलते, 2 लिट्टी या एगो चाय के लिए, आप समझिए कि उस व्यक्ति को इतना भी कहने का हिम्मत नहीं है कि यह लड़ाई आपकी है, हमें क्यों इसमें पेरा जा रहा है, हमें क्यों इसमें फंसाया जा रहा है। इतना भी बोलने का उस आदमी में हिम्मत नहीं है। आप समझिए बंधु कि ऐसे ये लोग समाज के सफेद पोश हैं, मेरे चाचा हैं, कहने में बुरा लगता है। मैं अगर, उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैं अपराधी हूं, आपको लगता है कि मैं अपराधी हूं? उन्होंने आरोप लगाया कि हथियार बंद अपराधी गए थे। क्या केशव भारद्वाज हथियार बंद अपराधी है? क्या मेरा दीपक कुमार बछवाड़ा रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टर देखता है, वो क्राइम रिपोर्टिंग करता है, वो मेरे साथ था, क्या वो अपराधी था? क्या शाहनवाज अपराधी था? अविनाश भट्ट अपराधी थे? या अमीन अपराधी था? और इन्होंने जो जमीन की मापी हो रही थी, चारों तरफ से क्रिमिनल को बैठा करके मक्के की खेत में छुपा करके रखे हुए थे, जिसकी वीडियोस भी मेरे पास आई है। छुपे हुए लोग कैसे मक्के की खेत से निकल करके जा रहे हैं, उनका जाते हुए फोटो वीडियो सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। हम नहीं चाहते हैं कि और घिनाए। क्या इलाज है? मैं बता देता हूं पत्रकार मित्र, आपको याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में इतिहास बनने जा रहा है। मैं बेगूसराय की जनता की अदालत में खड़ा हूं। मुझे न्यायालय ने न्याय दे दिया है, जनता मुझे अब न्याय दे, जनता मुझे न्याय दे। मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहे कि नहीं, वो जमीन आपकी नहीं है। जब इनका केवाला रद्द हो गया तो फिर उस पर टाइटल कैसे चला रहे हैं? फर्जीवाड़ा करके, फर्जी तरीके से मुकदमा करके, अपने रसूखों का असर दिखा करके। अब बताइए, कितने सारे डीएसपी लेवल के, कितने सारे डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं जो इनके वजह से उनकी नौकरी पर आफत पड़ी हुई। स्वयं उनके भतीजा की नौकरी पर, उनका भतीजा एगो है, पंकज कुमार शर्मा नाम है, वो भी डीएसपी हैं। इन्हीं के वजह से बेचारे नए नए डीएसपी बने थे। हम लोग बहुत गौरवान्वित हुए थे कि हमारे घर में एगो डीएसपी हुआ। मेरे बड़े पापा बीपीएससी जब निकाले थे, उसके बाद अगर कोई बीपीएससी निकालने वाला व्यक्ति हुआ था तो वही पिंकू भैया थे। पिंकू भैया थे जिन्होंने बीपीएससी निकाला था। सीना इतना चौड़ा हो गया था, लेकिन एगो बतासा हम लोग नहीं जानते। वो चचा, वो परिवार बताते हैं। पूछिए उनसे कि मैं उनका भतीजा हूँ, क्या एक टॉफ़ी कभी खिलाया है हमें, या एक पेन खरीद के दिया है कभी कि पढ़ो बेटा, अच्छा कर रहे हो बेगूसराय में, आ जाओ बेटा, हम तुमको गले से लगाते हैं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की बात उठाते हो, मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। नहीं, ये बात नहीं। निगेटिव अभी उनको कोई कह दे कि पंकज भट्ट को ज़मीन में गाड़ देना, वो तैयार हो सकते हैं, हो सकते हैं। हालांकि मेरा दिल नहीं कबूल करता है कि वो तैयार भी होंगे, लेकिन पिछली जो कहानियाँ देखा हूँ, उस कहानी को देखने से बस इतना ही सीखा हूँ कि ये व्यक्ति कुछ भी, कभी भी, किसी भी और किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, कभी भी और किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। मैं तो एक ही लाइन में कहा, वो जब हमारे नहीं हुए तो हो जाएंगे बेगूसराय जिला के जनता के, बेगूसराय के आवाम के। मैं सारा चीज़ निकाला हूँ कि उन्होंने कितना केस लड़ा है, कितना केस हारा है। अगर वो सारी चीज़ें मैं बोलना शुरू कर दूँ तो मुझे लगता है कि इनकी प्रैक्टिस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। रोकना चाहेंगे सर बीच में कि जिस तरह से आपने कहा, कलम से कलम की लड़ाई हो रही है। एक तरफ देश के चौथे स्तंभ जिसको सरकार भी मानती है, एक तरफ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आप निष्पक्ष करना चाहते, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो देश के चौथे स्तंभ होते हैं, जिन पर समाज को नाज होता है,
वो कायम रहेगा? अभी तक तो मैंने देखा, जो चीज़ देखा हूँ, फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे चचेरे दादा सीताराम महाराज जी। काफ़ी आदरणीय व्यक्ति सभी के लिए हैं, पूरे ज़िले के लिए उनका आदर सम्मान सत्कार सब कुछ है। फ्रीडम फाइटर थे। किसके लिए फ्रीडम फाइटर थे? इस देश की आवाम को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि जिस एक अंग्रेज़ को मैं भगा रहा हूँ और दूसरा अंग्रेज़ मैं घर में पाल रहा हूँ। पूरा का पूरा इलाका गुलाम पड़ा हुआ है। आप लोगों को चाहिए था कि उस क्षेत्र का विजिट करते और इस सवाल को खड़ा करते कि विजय महाराज ने ऐसा कहा है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं दावे के साथ मित्र कह सकता हूँ, एक आदमी जुबान नहीं खोलेगा। आप जा करके एक बार देख लीजिए ना बंधु, सांच को आँच क्या, सांच को आँच क्या। एक बार आप हमारे गांव का दौरा करिए, आप घूमिए पूरे गांव में, दलित से लेकर के महादलित से लेकर के सारे लोग पक्के के मकान में रह रहे हैं। सिर्फ मेरा घर ही है जिनको ये झोपड़ी आज तक रखने के लिए मजबूर किए हुए हैं। क्यों? मैं गांव जाता हूँ, 2-4-5 आदमी आ जाते हैं तो मैं कहाँ बैठाऊँ, कहाँ जाऊँ? और सब बात छोड़ दीजिए, सब बात छोड़ दीजिए। आखिर ये मुकदमेबाजी की कहानी तीसरी पीढ़ी पर क्यों? आप मरने चले हैं, सब आदमी मर जाइएगा, आई मुकदमा रह जाएगा। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? कैसे? अपना रोजी रोटी तो चलाना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई की मार में। हम मुकदमा कहाँ से झेलेंगे? उनको बस यही सोचता है, 60 साल 65 साल का उम्र हो गया, साईं बाबा के भक्त बने फिरते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, काम क्या करते हैं वो देख लीजिए। लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। अरे क्या है? कानून का राज है, जुबान में लगाम लगाना पड़ेगा। आपको जो मन होगा सो नहीं बोल दीजिएगा। यहाँ कानून का राज है और कानून का प्रिय बेगूसराय के प्रत्येक नागरिक हैं। बेगूसराय की पुलिस भी न्याय प्रिय है। मैं बेगूसराय की पुलिस से आह्वान करना चाहता हूं कि इनकी जांच हो, इनकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं भाई? अभी आप बताइए भाई साहब, आपके ऊपर सनहा दर्ज हम कर दें और हमारी कोई हत्या कर दे, पुलिस आपको हिरासत में लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। इनको नहीं लिया गया। और एसपी साहब, तत्कालीन एसपी क्या कहे थे कि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है और कह के रख दिया। 4-4 डीएसपी इनके कलम के वजह से आज वो नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका रसूख क्या है, ये किस तरीके की दबंगई कर रहे होंगे। उनको तो जितना बार बोल रहे हैं, हर बार झूठ बोल रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि परिवार की बात है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। लेकिन धंधा है और जिसका जो धंधा होता है वो उसका नेचर में घुस जाता है। और आप जानते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलने का चीज़ नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंकज भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं और लगातार गरीबों को न्याय दिलाने में चढ़-बढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखना तो यही होगा कि आखिर ये जो 43 साल का मामला है, ज़मीन विवाद, जो कि पूरे बिहार में लंबे समय से चल रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला आपको मैंने दिखाया कि जो विजय महाराज जी हैं, उनका सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी की कड़ी में मैंने आपको दिखाया कि पंकज भट्ट जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि हर हाल में न्याय मिलेगा।